बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस, और इसके आज हमने लेक्चर नंबर करना है 9। 8 लेक्चर इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है 7.1 और उसके पहले 6 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से आगाज़ करेंगे। वो कहता है कि शो दैट 1101 इज़ अ बेसिस ऑफ आर क्यूब, और फिर है एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस यूज़ करनी है बाय ग्राम श्मिट ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं कि ये जो है ये मेथड या प्रोसेस क्या है। ये है द ग्राम, किसी भी बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट करने के लिए ये जो है ये मेथड है, और इसका नाम है द ग्राम श्मिट, डी को नहीं बोलना, आर्थो नॉर्मलाइजेशन, आर्थो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। द ग्राम श्मिट आर्थो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ये क्या है, इस पर बात करते हैं। और ये देखें, हमारे पास फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर आर। ओवर क्या है? आर, एंड there is a given basis, एक बेसिस हमें दी गई है, और इसको हम कह लेते हैं V1, V2, V3 सो ऑन अप टू Vn। अब ये बेसिस जो है V की दी गई है, इसको सामने रखते हुए देन एन आर्थो नॉर्मल बेसिस, ये आर्थोनॉर्मल बेसिस है U1, U2, U3 सो ऑन अप टू UN ऑफ V कैन बी कंस्ट्रक्टेड या डिटरमिन्ड एज, कैन बी डिटरमिन्ड एज। तो नंबर 1 है जी, हम ये V1, V2, V3 सो ऑन अप टू Vn इज़ गिवन। जो हमारी एक्सरसाइज है, जो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आमतौर पे हमारे पास या 2 वेक्टर हैं या 3 हैं, अप टू मैक्सिमम जो है क्या आएगा V1, V2, V3, इससे आगे नहीं है। लेकिन ये दिया गया होगा और ये वाले वेक्टर हमने फाइंड करने हैं। उसके बाद जो है ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बन जाएगी। इसमें हम लेंगे नंबर 1 U1। U1 जो है ये हमारे पास आएगा V1 डिवाइडेड बाई V1 का नॉर्म। V1 को V1 के नॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर हो जाएगा, उससे हम क्या बोलेंगे U1। नंबर 2 हम लेंगे लेट W2। W2 को हम लिखेंगे V2 माइनस V2 इनर प्रोडक्ट U1 इनटू U1। ये जो वेक्टर सारा आएगा इसको हम W2 का नाम देंगे। एंड तो फिर हमारे पास जो U2 वेक्टर आएगा वो आएगा W2 डिवाइडेड बाई W2 का नॉर्म, ये भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। इस वेक्टर को फिर हम क्या बोलेंगे U2। और इसी तरह फिर हम लेंगे नंबर 3 है कि लेट W3। इसी तरह ये W2 है तो V2 से स्टार्ट करेंगे, W3 है तो V3 से स्टार्ट करेंगे, माइनस V3 की इनर प्रोडक्ट U1 इनटू U1, फिर आएगा V3 की इनर प्रोडक्ट U2 इनटू U2। और जब ये वेक्टर फाइंड हो जाएगा तो फिर हमारे पास आ जाएगा U3 वेक्टर।
वो आएगा W3 डिवाइडेड बाई W3 का नॉर्म। तो हमने आम तौर पे जो है U1 मालूम करना है, U2 मालूम करना है, U3, और ये भी याद रखना है ये W3 है, ये W2 है। W1 हमने किसी को कोई नाम नहीं देना, अगर आप चाहें तो इसको W1 कह लें, तो लेकिन कन्फ्यूजन से बचने के लिए चूँकि ये U2 है तो इसको W2 कह दिया गया है, ये U3 है तो इसको W3। और अगर हम इसको आगे भी कंटिन्यू करना चाहें एंड कंटिन्यू फर्दर, अगर हम जो है ये मालूम करना चाहते हैं, U4 मालूम करना चाहते हैं, U5 मालूम करना चाहते हैं, सो ऑन, तो फिर हमारे पास आएगा WN। इसी तरह जिस तरह ये देखें W3 है तो V3 है, ये WN है तो ये आएगा VN माइनस VN। इनर प्रोडक्ट हमने किसके साथ लेनी है, U1 इंटू U1 माइनस VN इनर प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है, U2 इंटू U2 माइनस फिर आएगा VN इनर प्रोडक्ट U3 इंटू U3, सो ऑन। चलते चलते एंड पे हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा VN इनर प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पे देखें, जब हमने W3 लिया था तो हमने एंड पे स्टॉप किया था U2 पे, जब ये लिया था W2 तो U1 पे, यानी कि एक डिजिट एक नंबर पीछे। तो ये है WN, ये है VN, तो इधर आएगा UN-1 के साथ इनर प्रोडक्ट और UN-1। तो ये तो हमारा हो गया रूल। अब इस रूल को सामने रखते हुए क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है वो ये वाली है कि शो दैट ये दो वेक्टर दिए गए हैं 1 1 और 0 1 इज अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। एक तो ये प्रूव करना है कि ये दोनों मिलकर आर स्क्वायर की बेसिस बना रहे हैं। ज़्यादा अच्छा है कि आप इनको इस तरह लिखें सेट की शक्ल में, जो कि बुकोल ने आगे नहीं लिखा, और आगे है यूजिंग ग्राम श्मिट ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फाइंड एन अर्थ। ये बेसिस दी गई है और एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमने आर स्क्वायर की फाइंड करनी है। फाइंड एन, ये एंड नहीं एन है, फाइंड एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। अब इसमें जो है हमारे पास दो बातें, एक तो ये है कि प्रूव करने ये आर स्क्वायर की बेसिस है, और नंबर 2 एक हमने इसको सामने रखते हुए ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करनी है। अब ये बेसिस है, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। एक तो ये है कि एनी वेक्टर ऑफ आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर। किसी भी वेक्टर को इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें। या फिर हमने चैप्टर नंबर 6 में ये भी पढ़ा कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर की बेसिस हो जाएगी। और एक और मेथड है कि अगर इनको ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें और वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो और एचेलियन फॉर्म में आ जाए तो फिर भी ये बेसिस है। अब नॉन सिंगुलर हो और एचेलियन फॉर्म में आ जाए, इस पर तो मैं अभी बात नहीं करूँगा, ये अगले क्वेश्चन नंबर 8 है या 9 है, उस पर जाके इस पर बात कर लेंगे। आज हम बात करते हैं कि ये देखें, इसको मैं करता हूँ नंबर 1, और मैं यूज़ करूँगा कि दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या मैं इसको लिए इसको बेसिस प्रूव करने के लिए मैं बात करूँगा कि दीज वेक्टर्स, या मैं इस तरह कर देता हूँ द वेक्टर्स वन वन एंड 0 1 फॉर्म आ। अब चूँकि मैंने उनको अलग-अलग जिक्र किया है तो अब मुझे वो ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है और मैंने फॉर्म लिख दिया। फॉर्म आ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर।
if and only if they are लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम कोई दो स्केलर ले लेते हैं। लेट ए एंड बी आर स्केलर्स सच दैट ए इंटू 1 1 प्लस बी ए इंटू मैंने ये वाला 1 1 वेक्टर लिया प्लस बी ये वाला 0 1 इज इक्वल टू 0 0। अगर ये प्रूव हो जाए कि ए भी 0 है और बी भी 0 है तो फिर ये वाले जो हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड दे विल फॉर्म अ बेसिस ऑफ आर स्केल। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा ए मल्टीप्लाई होने के बाद और ये हो जाएगा 0 बी और इधर रहेगा 0 व 0। अब जब इनको ऐड करेंगे, ये 0 है, ए में 0 ऐड करेंगे तो ए आएगा और ये आएगा ए प्लस बी और 0 0। अब जब इनको हम कंपेयर करेंगे तो देखें ए किसके इक्वल आ गया 0 और इधर से ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया 0। अब ए भी 0 है, ए प्लस बी भी 0 है। जब ए की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो इट इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने इनको दो स्केलर से मल्टीप्लाई करके लिखा इज इक्वल टू 0 0, तो वो जो नंबर हैं वो दोनों हमारे पास क्या आ गए हैं, 0 0। हैंस 1 1 एंड 0 1 आर linearly independent, are linearly independent, and so these form a basis of R scale। तो ये तो था इसका एक स्टेप। अब हमने लेना है इसका अगला स्टेप। अगले स्टेप में दो वेक्टर उसने हमें दिए गए हैं, एक है ये वाला, ये 1 1 और एक है 0 1। इनमें से एक v1 है, एक v2 है। अगर आप इसको v1 रखेंगे तो ये v2 हो जाएगा और अगर आप इसको v1 रखेंगे तो ये वाला v2 हो जाएगा। तो जो है हम इसको v1 ले लेते हैं और इसको v2 ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, नंबर 2 लेट v1 हमारे पास है ये 1 1 एंड v2 है हमारे पास 0 1। आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसको v1 कर लें, इसको v2 कर लें, वो कोई और बेसिस आ जाएगी जो कि क्वेश्चन नंबर 8 में उसने मेंशन भी किया है कि वो कहते हैं इसको 2 दफ़ा करें। एक में कहते हैं v1 ये वाला वेक्टर लें, दूसरे में कहते हैं v1 कोई और वेक्टर लें। तो वो दो अलग अलग बेसिस आ जाती हैं लेकिन होती दोनों ऑर्थो नॉर्मल हैं। अब हम जब इसको करेंगे तो यहाँ पे देखें v1 का नॉर्म और ये जो हमने अब v1 का नॉर्म क्या है, v1 इनर प्रोडक्ट अंडर रूट, और इसमें जो इनर प्रोडक्ट का रूल है वो वही है जो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है। तो जब इसकी इनर प्रोडक्ट इसी के साथ लेंगे तो ये आएगा, ये 1 का स्केल 1 प्लस 1 अंडर रूट, तो ये हमारे पास अंडर रूट 2 आ गया। जब ये अंडर रूट 2 आया है तो अब हमारे पास u1 आ जाएगा v1 ओवर v1 का नॉर्म। तो जब v इसको ये है 1 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, तो ये हमारे पास आ गया 1 बाई अंडर रूट 2 और 1 बाई अंडर रूट 2। दो वेक्टर दिए गए हैं v1 v2 और दो वेक्टर हमने फाइंड करने हैं u1 एंड u2। u1 हमने फाइंड कर लिया, अब रह गया हमारे पास u2। अब आप देखिए ये u1 है और जो ये वाला है v2 में आपको दोबारा लिख दे दूँ, आपको नज़र आ जाए 0 1। अब हम लिखेंगे नाउ w2 इज इक्वल टू v2 माइनस v2 इनर प्रोडक्ट u1 इंटू u1। इसे मैं लिख देता हूँ इस तरह, दिस इज इक्वल w2
V2 हमारे पास क्या है 0 1 माइनस ये है 0 1, इसकी इनर प्रोडक्ट किसके साथ आएगी 1/√2 और 1/√2 और फिर ये U1 है, इधर क्या लिखेंगे 1/√2 और 1/√2। दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास आएगा, ये तो 0 1 ही रहेगा। अब जब इनकी इनर प्रोडक्ट लेंगे, पहला मल्टीप्लाई होगा, पहले के साथ आ जाएगा 0 और जब इस 1 को इससे करेंगे तो क्या आएगा 1/√2 और इनटू हमारे पास आएगा ये √2 और ये √2। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है √2 क्या आया 1/2 व 1/2। अब जब 0 - 1/2 करेंगे, मैं आपको इस तरह भी लिख देता हूँ, सॉरी 0 - 1/2 और 1 - 1/2। तो जब ये आ जाएगा -1/2 और ये क्या आ जाएगा 1/2। जब ये दोनों आ गए तो अब हम लेंगे इसका नॉर्म W2 का नॉर्म। तो जब W2 का नॉर्म लेंगे तो इसका स्केयर लेंगे तो ये आएगा 1/4 प्लस 1/4। 1/4 प्लस 1/4 इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2/4 और ये कट के क्या आएगा 1/√2। इसे हम कैसे लिखते हैं 1/√2। तो लिहाजा U2 हमारे पास आएगा W2 डिवाइडेड बाई W2 का नॉर्म। W2 भी आपको नज़र आ रहा है, ये है, इसको हम इस पर डिवाइड कर देंगे तो ये है -1/2 1/2 डिवाइडेड बाई 1/√2। आप इधर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते तो आप इसको इस तरह लिख लें, √2 को ऊपर ले जाएं, -1/2 व 1/2। जब ये √2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर √2 है, नीचे 2 है, तो ये हमारे पास कट के क्या रह जाएगा -1/√2 और इसी तरह आगे कट के रह जाएगा 1/√2। तो U1 भी हमने फाइंड कर लिया और U2 भी। तो अब हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड ऑर्थो नॉर्मल बेसिस ऑफ आर स्क्वायर इज, एक तो हमने ऑलरेडी फाइंड की थी U1 और वो जो U1 फाइंड किया वो ये वाला है, ये देखें U1 हमने ऑलरेडी फाइंड किया। ऑर्थो नॉर्मल बेसिस इज, इससे हम लिखेंगे 1/√2, 1/√2। ये इसको ज़रा मैं अलहदा करूँ और नंबर 2 जो हमने अभी किया -1/√2 व 1/√2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये कंप्लीट हुआ और इसमें जो है ये डेफिनेशन भी हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके 2 पार्ट हैं, उसमें एक ही बेसिस है, लेकिन एक क्वेश्चन में U1 और वेक्टर लेना है, दूसरे में U1 जब उसने मेंशन किया, हालांकि U1 नहीं, उसको हम V1 करेंगे, वो और करने वो इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी हो नासर हो। अल्लाह हाफिज़।